खबर आपको नालंदा से दिखाते हैं, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र के बेरोटी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला और लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित कन्हैया कुमार के मुताबिक घर से निकलते ही कुछ लोगों ने उस पर फायरिंग की, जिसमें वो बाल बाल बच गया। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर सोने की चेन, अंगूठी और नकदी भी छीन ली। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि वायरल वीडियो पुराना है और ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस युवक को। न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई अब तक? में जो है एक आरोपी पर जो है FIR कर लिया गया है और खास करके जो है उसे पकड़ने के लिए जो है गिरफ्तारी अभियान जो है तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जो है ये मामला पुरानी रंजिश को लेकर हुई है और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि थाना अध्यक्ष ने जो जिस तरह से कहा कि ये जो वीडियो है पुरानी, लेकिन हथियार लहराने का जो मामला है तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि क्या से हथियार लाया और जिस तरह से जो हथियार लहराते हुए देख सकते हैं किस तरह से हथियार लहराकर जो है धमकाने का काम किया जा रहा है। जी, कुछ जानकारी मिल पाई है इस युवक के बारे में, इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में? युवक की पहचान कर ली गई है और जो है निम्न FIR किया गया है और इसको गिरफ्तारी करने के प्रयास में भी जो है जुटी हुई है। फिलहाल जो है ये घर से जो फरार है। बता दें कि ये पुरानी रंजिश को लेकर ही जो है अपने पड़ोसी को धमकाने का काम कर रहा था, जिसके बाद जो है ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया इस अपडेट के लिए अभिषेक। बढ़ते हैं आगे, पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। न्यू डाक बंगला रोड से शव बरामद किया गया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र की वारदात बताई जा रही है। बिल्डिंग के बेसमेंट से शव मिला है। शव मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान भी कर ली गई है। सोनू उर्फ शुक्ला के रूप में मृतक की पहचान की गई है। अब इस शव के मिलने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और अगली खबर आरा से है, जहां गढ़हनी प्रखंड के मथुरापुर गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर 9 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक SDO के आदेश पर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की गई। वहीं प्रभावित परिवारों का कहना है कि मकान 10 साल से ज्यादा पुराने थे और बारिश के मौसम में उन्हें घर खाली करने के लिए समय दिया जाना चाहिए था। कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में नाराजगी और मायूसी है। पीड़ित परिवारों ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। मुंगेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पशु तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। पशु तस्करों से सांठगांठ और वसूली का आरोप है। तस्करों के वाहनों को मुंगेर जिला पार कराने के नाम पर ये रुपए लेते थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही मुंगेर पुलिस ने पशुओं से लदे एक ट्रक और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया था। तस्करों से पूछताछ और मोबाइल डिटेल खंगालने के बाद पुलिसकर्मियों की कथित मिलीभगत का राज खुला है। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए एक दारोगा और 3 सिपाही गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और पशु तस्करी के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस तस्करी में कई लोग थे जो शामिल थे, जिसमें एक दारोगा और 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं बताते चलूं कि कल जो है पशुओं से लदा एक वाहन को जो जिला पुलिस है उसने जब्त किया था। उसके साथ 3 मवेशी तस्कर को भी इस मामले में जो है पुलिस ने पकड़ा था। उससे पूछताछ के बाद और उसके मोबाइल डिटेल के बाद ये पता चला कि जिला के जो यातायात थाना है उसके एक SI तथा 3 सिपाही की संलिप्तता इसमें सामने आई, जिसके बाद एसपी ने इससे आगे कार्रवाई करते हुए उन तीनों पुलिस पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। तथा एक मामला ये भी सामने आया है कि इसके अलावा 5 से 6 जो पुलिस है उनके भी नाम सामने आए हैं, जो पहले से ही जो है पशु मवेशियों को जो अवैध मवेशियों को जो ले जाते थे उनके वो संलिप्तता में उनके भी सामने आए हैं नाम। जी,
ठीक है अरुण, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां नौगछिया के लक्ष्मीपुर मुख्य सड़क के किनारे एक नवजात की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया और उसके कुछ देर बाद नवजात गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला को भी सुरक्षा में लेकर इलाज और चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बात अभी संज्ञान में आई है, मैं इसको चेक करवाती हूँ। आपने बताया जांच होगी मैडम, बिल्कुल देखेंगे। हम यह मांग करना चाहते हैं कि इसकी एक समुचित जांच हो कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हुई, वो प्रेग्नेंट कैसे हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद भी 9 महीने वो कैसे रही और बच्चे को वो जब जन्म दी तो किसी का नज़र क्यों नहीं पड़ा। चूँकि हमारे यहाँ जो कार्यकर स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी सड़क पे घूमते हैं, हमारे जो प्रशासन है वो भी सड़क पे घूमते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं देना ये जांच का विषय है। बात दूसरी ये है कि अगर पहले से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसको ले जाकर के कहीं पर जो मानसिक जो सरकारी अस्पताल है वहां पे ले जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन से तो वो है नहीं वहां पे। खबर पटना से है, जहां एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी EIB ने सूचना के आधार पर उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के शिवाजी कॉलोनी स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंध कफ सिरप कोडीन फास्फेट बरामद किया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने मौके से 148 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही अवैध कारोबारी सोनू कुमार मौके से फरार होने में सफल हो गया। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी कमिश्नर की माने तो बरामद कफ सिरप की कीमत लगभग 45 लाख के आसपास है। फिलहाल मद्य निषेध की टीम मौके से फरार हुए अवैध नशे के कारोबारी सोनू कुमार की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में जुटी है। पुलिस ने छापेमारी जब किया तो वहाँ पर जो है लगभग 148 कार्टून कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य जो है लगभग 44,59,000 रुपया है। और जो है गोडाउन को जो है सील कर दिया गया और जो मुख्य कारोबारी थे मौका से भागने में सफल रहे। सोनू कुमार के विरुद्ध जो है फरार अभियोग दर्ज करते हुए पटना टीम को हस्तगत करा दिया। समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी कार्यालय में एसडीएम ने छापेमारी कर ऑपरेटर समेत 3 लोगों को पकड़ा है। इन पर मुआवजा राशि के भुगतान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि इमाम सराय पंचायत के राजीव कुमार की करीब 1 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी चमेली देवी ने श्रम विभाग से मिलने वाली मुआवजा राशि के लिए आवेदन किया था और इसी मामले में राशि भुगतान के बदले 15,000 रुपए की मांग की गई थी। मामले की जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितना लीजिएगा? वो 15,000 को वो कितना कहने गए हैं तो कहियो कहे कि ये सब में हम लोग जानते हैं। विकलांग है वो भी है, विकलांग के है, कुछ कम कर दीजिए। बड़ी खबर सासाराम से है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिजली गुल होने के बाद मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीजों के इलाज का मामला सामने आया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मॉडल हॉस्पिटल के लिए अलग जनरेटर और इमरजेंसी वार्ड में इन्वर्टर की व्यवस्था है। बावजूद इसके अस्पताल में बिजली गुल हुई। बताया गया कि एमसीबी में तकनीकी खराबी के कारण कुछ देर बिजली बाधित हुई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। काम चलत रहे। कैसा काम? एगो चेंजर के तार जल गया था। हाँ, तब उसमें कितना समय लग गया? करीब 10-15 मिनट लग गया। उतना देर जनरेटर आप नहीं चलाए तब? जनरेटर कैसे चलेगा? लाइन बनता है तो चेंजर नहीं, चेंजर बनाने के बाद लाइन नहीं चलता है। जनरेटर इन्वर्टर होगा ना? इन्वर्टर तो चलता है। हाँ, तब कैसे कट गया हो? इन्वर्टर भी कटा है। क्या है अभी भी नहीं सर। तो मॉडल अस्पताल है, उसमें टॉर्च की रोशनी जो उसमें फ़ोटो कई जगह पे मीडिया में वायरल हो रहा है, उसको हम लोग चेक करवाए हैं और जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि एमसीबी डाउन हो गया था, इसकी वजह से 2 मिनट के लिए लाइट गई थी और उसमें ऑपरेशन नहीं हो रहा था, उसमें प्लास्टर हो रहा था। और इसके साथ ही फिर भी इसके तह में जाने के लिए हम लोगों ने कमेटी गठित कर दिया है
और उसके रिपोर्ट के बाद हम लोग इस पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। सासाराम के सदर अस्पताल के मॉडल हॉस्पिटल में टॉर्च की रोशनी में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में जिस तरह से इलाज होने की खबर जब चलाई गई, उसके बाद जिला प्रशासन ने काफ़ी इसे गंभीरता से लिया है। रोहतास के डीएम खुद इस पर संज्ञान लिए हैं और जांच कमेटी बना दी गई है। बता दें कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसके लिए बजाते यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था की गई है और तमाम तरह की जो बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है वो यहाँ पर किया गया है ताकि 1 मिनट के लिए भी पावर कट नहीं हो। खासकर जो आपात स्थिति से निपटने के लिए जो यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है और यहाँ जो इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है, ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है, उसमें निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो, इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है। इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने इसे संज्ञान में लिया है और कमेटी तो फिलहाल बना दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो करोड़ों की लागत से ये जो हमारे पीछे आप देखते हैं ये बिल्डिंग बनाई गई और इसमें जो पावर के लिए अलग से आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है कि ताकि पावर कट ना हो। फिर भी अमूमन इस तरह की तस्वीरें आती है कि कहीं ना कहीं पावर कट हो जाता है। बताया जाता है कि जो पावर कटने के बाद जो एमसीबी है वो उसमें कुछ समस्या आ गई थी, इस कारण लगभग कुछ क्षण के लिए बिजली गई थी। उसी समय जो है कि ये तस्वीर है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के इतने व्यवस्थाओं के बाद भी इस तरह की तस्वीरें आखिर क्यों आती है कि इलाज के दौरान और पावर कट हो जाता है और मरीज जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। खबर सीतामढ़ी से है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनौरा धाम पहुंचकर माता जानकी और भगवान राम की पूजा अर्चना की और धार्मिक अनुष्ठान के बीच पुरानी प्रतिमाओं को नए अस्थायी गर्भगृह में स्थापित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कई मंत्री भी मौजूद रहे। पुनौरा धाम के बाद मुख्यमंत्री ने डुमरा प्रखंड के राघोपुर बखरी में सुधा के नए प्रोजेक्ट और मछली पालकों के लिए ब्रूड बैंक का उद्घाटन किया, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण को लेकर कहा है कि माता जानकी को अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनका लक्ष्य 31 दिसंबर 2028 तक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर माता जानकी को फिर से उनके मुख्य गर्भगृह में स्थापित करने का है। एक साल में रामचंद्र की जय। और आज माता को निकाल के दूसरे स्थान पर रखा गया। हम लोगों का टारगेट है कि 28 से 31 दिसंबर तक मंदिर का पूर्ण निर्माण करके फिर से मां को स्थापित करें। यहाँ जो हैचरी और फिशरीज का बन रहा है वो समझिए कि देश में अजूबा एक प्रयोग हो रहा है। उतने ज्यादा प्रोडक्शन शायद देश में कहीं नहीं होगा, इस तरह की वो बन रही है। 15 एकड़ 20 एकड़ का सिर्फ वो फार्मिंग, वहां पर फिश फार्मिंग होने जा रहा है। एशिया का कहा जाता है सबसे बड़ा होगा। तो भगवान करे जरूर होगा ही सफल, क्योंकि उत्तर बिहार माना जाता है कि उत्तर बिहार का जो जलाशय है और यहाँ पर की जो आबो हवा है वो मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छी है। तो निश्चित रूप से हमारे सीतामढ़ी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। माँ जानकी अपने महल से निकलकर आज 2 साल के लिए कुटिया में जा गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माँ को पुराने मंदिर से कुटिया में स्थापित किया है। 2 साल का टाइम है जिसमें भव्य मंदिर माँ का बनेगा और 2 साल के बाद पुनः माँ अपने मंदिर में स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी को कई बड़ी सौगात दी है। पुनौरा धाम में पूजा अर्चना के बाद सीएम बखरी में आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित हेचरी से अंडा और बीज उत्पादन प्रक्रिया और ब्रूड बैंक के तालाबों का अवलोकन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभुकों को ऑक्सीजनरेटेड बैग के साथ स्पॉन का वितरण भी किया है। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास और कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण भी किया और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मानव तस्करी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पुलिस और सरकार कई संगठन के साथ मिलकर इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब भी ये पुलिस के सामने बड़ी परेशानी बनी हुई है। इसी मुद्दे पर विचार और सुझाव के लिए पटना के ज्ञान भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के पूर्वी जोन के राज्य झारखंड, बंगाल, ओडिशा और बिहार के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बच्चे भटक कर चले जाते हैं उनके लौटने की उम्मीद भी रहती है, लेकिन जिन्हें गायब कर दिया जाता है परिवार को उनके लौटने की उम्मीद कम होती है। ऐसे में बिहार सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग कर रही है और जो भी सुझाव आएंगे उस पर सरकार विचार कर अमल करेगी। सम्मान स्वरूप अभिनंदन स्वरूप देता हूँ। हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके इस अभियान में पूरा साथ देगा और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कई चीजों का रिजल्ट भी है कि एक एक महीने में लगभग 1200 से अधिक बच्चों की रिकवरी की जा रही है। तो इन चीजों को और बढ़ाने के हमको जिस तरह का भी सुझाव आप लोगों के माध्यम से आएगा, हम जरूर इंश्योर करते हैं कि आपके सुझाव पर पूरी तरह बिहार सरकार काम करके बिहार के बच्चे और बिहार से जो गायब हुए लोग हैं उनको रिस्टोर करके उनको पुनर्वासित करने का भी काम लगातार करता रहेगा। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा से मिले हैं निशांत कुमार। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। कई अन्य मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हुई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की मुलाकात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से हुई है। श्री नड्डा साहब से मिलने आया हूँ। एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हूँ और बिहार में जो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं उनसे अवगत कराने आया हूँ कि हम लोग चाहे रेफरल के लिए जो कर रहे हैं या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा है, पीपीपी मोड पे हम कुछ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। तो इस तरह से बस एक ऐसे ही शिष्टाचार के लिए आया हूँ। कल नीतीश जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। जी हाँ, आशीर्वाद लेना पहुँचे। जी 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 ठीक, थैंक यू। बिहार में निकाय चुनाव में अभी और देरी होगी, क्योंकि 2011 की जनगणना के आधार पर पहले परिसीमन होगा और उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह बड़ा बयान दिया है। मधेपुरा में उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन कराने का फैसला लिया है। निर्वाचन विभाग इस दिशा में परिसीमन से लेकर आरक्षण रोस्टर तैयार करने के बाद ही आगे बढ़ेगा। दीपक प्रकाश ने कहा कि ऐसी स्थिति में अभी ये कहना मुश्किल होगा कि पंचायत चुनाव बिहार में कब तक हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जल्द कराने की दिशा में पंचायती राज विभाग हर संभव कदम उठा रहा है और निर्वाचन विभाग को पूरा सहयोग करेगा। पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन का काम होना है। सरकार का निर्णय हुआ है परिसीमन कराए जाएंगे 2011 की जनगणना के आधार पर। उसके उपरांत चुनाव का काम होगा। परिसीमन का काम हो या आरक्षण के रोस्टर का काम हो या चुनाव का काम हो, ये सारे काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होते हैं। और टाइमलाइन मेरे लिए कमिट करना मुश्किल होगा, क्योंकि सारे काम निर्वाचन आयोग को ही करने हैं। निर्वाचन आयोग इसके बारे में तय करेगा कि कब हो पाएगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी विभाग के द्वारा जो कुछ भी सहयोग दिए जाने की जरूरत है निर्वाचन आयोग को, ताकि सभी काम समय पे हो, सही तरीके से हो। इसके लिए विभाग लगातार सहयोग दे रहा है और पूरी कोशिश रहेगी कि समय पे सारे काम करें। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। अगली खबर आपको भागलपुर से दिखाते हैं, जहां सावन में देश भर से श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता संजय मयूख भी परिवार के साथ नमामि गंगे घाट पहुंचे और उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर कांवर में जल भरा। इसके बाद वे पैदल देवघर रवाना हुए। उनके साथ छपरा विधायक छोटी कुमारी भी देवघर जा रही हैं। संजय मयूख पिछले 38 साल से लगातार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। इस बार वे बिहार और देश की सुख शांति व उन्नति की कामना कर रहे हैं। देखिए, हर साल हम जाते हैं 87 से पूरे परिवार सहित, और अब तो विधायक छोटी कुमारी जी भी 4-5 साल से जा रही हैं। हम 87 से अब तक लगातार कोरोना को छोड़ के बाबा के आशीर्वाद से चलते रहे हैं और बाबा को
जलाभिषेक किया है बाबा का। मैं बाबा से अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए बाबा से कामना करूंगी कि मेरे जिले को स्वस्थ और आगे बढ़ाएं। बस यही मेरी कामना है कि मेरे क्षेत्रवासी और मेरे पूरे बिहार की जनता का सुख समृद्धि आए पूरे बिहार में। बस यही मेरी कामना है बाबा से। तो सावन में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पीएचईडी विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है। विभागीय मंत्री ने बताया है कि देश भर से श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए बिहार पहुंचते हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए पानी के साथ टेंट सिटी की भी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को ठहरने और यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। क्षेत्र है जहां भी बाबा के श्रद्धा के साथ लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, उन जगहों पर हम लोग इस बार क्या किए हैं कि टेंट सिटी लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक जो बाथरूम बनते थे तो वो प्लास्टिक सीटेड कोट से बनते थे। इस बार हमने क्या किया है कि प्री फैब्रिकेटेड से उसको बनवाने का काम किया है। साथ ही सबसे पहले हम लोगों ने ध्यान दिया है कि किसी भी श्रद्धालु को शौचालय में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, साफ़ सुथरा मिले। कोई भी अगर शौचालय जाता है तो उनका महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है, प्लस पानी का बेसिन का अलग है। और अब खबर पटना से है, जहां बिहार में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कला संस्कृति विभाग की तरफ से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 9 अगस्त से पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जो 17 अगस्त तक चलेगी। पटना में 10 अगस्त को विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा जिसमें मुख्यमंत्री समेत करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। विभागीय मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पूरे बिहार में देशभक्ति का माहौल देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। सम्राट कैबिनेट से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है, यानी ये साल हर घर तिरंगा 2026 15 अगस्त के मौके पर लहराने वाला है और उसकी शुरुआत 10 अगस्त से ही हो जाएगी। कला संस्कृति विभाग की तरफ से ये आयोजन कराया जा रहा है। विभागीय मंत्री हमारे साथ हैं। एक बड़ा आयोजन 1 हफ्ते तक ये चलने वाला है। 10 तारीख से तिरंगा यात्रा आप लोग शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? 9 से ही शुरू होने वाला है, लेकिन 10